दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार को गिराना चाहते थे? क्या वो केंद्र में किसी वैकल्पिक सरकार की भूमिका तैयार कर रहे थे? ये सवाल आज का सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि अब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दिन में पूरे होशो हवास में बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे थे, बतौर सभापति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, उस वक्त तक उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं आया। और शाम होते होते 9:30 बजे रात होते होते अचानक उन्होंने आज से 5 दिनों पहले अपना इस्तीफा क्यों दे दिया था? ये सवाल सबके जेहन में कौंध रहा है क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से अचानक एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की परिस्थितियों को पैदा करते हुए अपने पद को छोड़कर चला जाए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने इस्तीफे वाला पत्र सार्वजनिक रूप से डाल दे। यह पहली और अभूतपूर्व घटना थी, लेकिन मोदी सरकार के दौर में अभूतपूर्व चीजें होती रहती है। और आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या धनखड़ साहब सरकार गिराना चाहते थे? इसके पीछे कई सारी वजह हैं। आज सुबह से हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे मित्रों ने देखा होगा सोशल मीडिया साइट पर, एक्स पर और दूसरी साइट्स पर भी, कि एक पॉडकास्ट जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार पावर कॉरिडोर को लगातार कवर करने वाले, पावर कॉरिडोर के बीच नॉर्थ ब्लॉक से लेकर संसद भवन तक, साउथ ब्लॉक से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक, हर जगह अपनी पहुंच रखने वाले कुछ पत्रकारों का एक पॉडकास्ट प्रकाशित हुआ, पॉडकास्ट एक जारी हुआ। और उस पॉडकास्ट में दिखाया गया कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब चंद्रबाबू नायडू के पास किसी व्यक्ति को जाने के लिए उकसा रहे थे और कह रहे थे कि मैं नायडू से बात कर लेता हूं, आप जाकर मिल लीजिए और उनसे कहिए कि सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। यह मामूली घटना नहीं है। सरकार से किसी को समर्थन वापस लेने के लिए कहना, इसको दो पक्षों में और दो तरह से देखा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि उस पॉडकास्ट में किए जा रहे दावे और कही जा रही बातें यदि सत्य है तो दो आधार पर उसका विश्लेषण हो सकता है। पहला, कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति क्या राजनीतिक रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और क्या इसमें यह उचित है कि सरकार को इस्तीफा देने के लिए या सरकार को से समर्थन वापस लेने के लिए कहा जाए, सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी को उकसाने की कोशिश की जाए। और दूसरा, कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का या संवैधानिक पद पर बैठ जाने के बाद बतौर नागरिक जो अधिकार हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। दूसरा तर्क थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ इस हद तक गए क्यों? कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जगदीप धनखड़ को यहां तक सोचना पड़ा कि एनडीए की सरकार का रहना देश हित में नहीं है? और उस दिन शाम में जो घटनाक्रम हुआ, अचानक इतना तेज घटनाक्रम क्यों हुआ? अगर उस दिन के घटनाक्रम को हम सिलसिलेवार ढंग से संक्षेप में आपके सामने रखें तो कई सारी चीजें साफ हो जाती हैं। कुछ दिनों पहले, यानी इस्तीफे के कुछ दिनों पहले, जगदीप धनखड़ ने 2027 में अपने रिटायरमेंट की इच्छा व्यक्त की थी और रिटायरमेंट प्लान बनाया था। और उसी वक्त यह तय हो चला था कि सरकार के साथ इनका रिश्तों में जो गर्माहट थी, जो बतौर बंगाल के राज्यपाल या बतौर उपराष्ट्रपति दिख रही थी, जिस प्रकार से विपक्ष को दबाने के आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, वो एक गर्मजोशी भरा रिश्ता सत्ता पक्ष के पक्ष में खुलकर पक्षपात करने के विपक्ष के आरोपों को लेकर के जो उनकी छवि बनी थी, वो रिश्ता जो सत्ता पक्ष के साथ उनका था, मोदी सरकार के साथ उनका था, उस रिश्ते के लिए जरूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। वो रिटायरमेंट वाली बात कहने के साथ साफ हो गया। अब इस्तीफे वाले दिन जो सुबह से घटनाक्रम हुआ, उसको संक्षेप में यदि हम देखते चले तो सदन शुरू होते ही सामान्य तरीके से भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी जा सकती थी, लेकिन उनकी शान में कसीदे करना, उनके संघर्ष के दिनों की याद उन्हें दिलाना, विपक्ष को पूरा मौका देना, जेपी नड्डा का ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की विपक्ष की लगातार मांग के बीच में यह कहना कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी जो बातें आसन से कही जाती है वो नड्डा साहब कहते हुए नजर आए, बतौर नेता सदन वो कहते हुए नजर आए। और शाम होते होते जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी,
उससे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों का नदारद हो जाना, उसके बाद जो परिस्थितियां संसद कैंपस में बनी, राजनाथ सिंह चेंबर में पहुंचते हैं अपने, वहां सांसदों से दस्तखत कराए जाते हैं, और उस पॉडकास्ट में आज जो मैंने देखा और जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि उस सादे कागज पर जो दस्तखत कराए जा रहे थे उसके ऊपर लिखा हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव। अब सवाल यह है कि इस प्रस्ताव के आने की परिस्थितियां बन रही थी। कहा गया कि सरकार के 3 प्रतिनिधि सब पहले धनखड़ साहब के पास भेजे गए, फिर 2 लोग गए, फिर 1 लोग गए, और अंततः कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी किसी बड़े आदमी के साथ हुआ। अब स्वाभाविक है कि धनखड़ साहब जब तक उपराष्ट्रपति थे, उनसे बड़ा आदमी तो सिर्फ इस देश का राष्ट्रपति ही हो सकता है। तो कितना भी बड़ा आदमी कोई रहा होगा तो जो हायरार्की है उसमें धनखड़ साहब से तो छोटा ही आदमी रहा होगा जिससे उनकी टेलीफोन पर बात हुई होगी, और उसमें तलखी इतनी आई जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन क्या वो तलखी की वजह से इस्तीफा देकर चले गए? हकीकत यह है कि आज की तारीख में एनडीए बिखर रहा है, और जिन 63 सांसदों के दस्तखत उस कथित अविश्वास प्रस्ताव पर कराए गए थे, उसमें भाजपा के सांसद ही नहीं थे, बल्कि उसमें संजय झा भी थे जनता दल यूनाइटेड के, बल्कि उसमें जयंत चौधरी भी थे। ये सभी राज्यसभा सांसद थे। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे संविधान के विद्यार्थी जो हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 67 बी में व्यवस्था है कि यदि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है, फिर 14 दिनों बाद चर्चा होगी। लेकिन जब नोटिस दे दिया गया, नोटिस स्वीकृत हो गया, उसके बाद से 14 दिनों तक वो, यानी जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, तब तक उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। राज्यसभा पहले इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत से उसे पारित करेगी, फिर उसे लोकसभा भेजा जाएगा। तो धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया वो तो यहां क्लियर हो जाता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस यदि पड़ जाता तो उपसभापति हरिवंश उसे स्वीकार भी कर लेते, ज्यादा संभावना थी कि स्वीकार कर लेते, और स्वीकार कर लेते तो फिर उसके बाद वो सदन की कार्रवाई में जाते भी नहीं, और जो सरकार का बहुमत दोनों सदनों में है, साधारण बहुमत ही सही, अपने गठबंधन के साथ, संभवतः सरकार उसे पारित भी करा लेती। तो 14 दिनों तक यदि वो संसद की अध्यक्षता कर पाते, राज्यसभा की सदारत कर पाते, तब तो सरकार की बैंड बजा कर रख देते। लेकिन इन 14 दिनों में तो बैठ नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा, और इस्तीफा दिया। और उसके बाद की जो परिस्थितियां बन रही है, हर राज्य में एनडीए दरकता हुआ दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू वैसे ही सशंकित मिजाज के आदमी बताए जाते हैं, आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी क्या राय आज से 7 साल पहले थी, उसे टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश ने देखा है। कौन सी बातें उन्होंने नहीं कही, ऐसी बातें तक कही जिसे हम ऑन रिकॉर्ड कह भी नहीं सकते। तो चंद्रबाबू नायडू के यहां यदि उपराष्ट्रपति का संदेश वाकई पहुंचता तो सरकार के साथ उनके बने रहने में संदेह की गुंजाइश तो बढ़ ही जाती। कई सारे मसले हैं। पवन कल्याण को जिस ढंग से वहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे की ताजपोशी करानी है, दिल्ली की सत्ता के साथ अपना राबता कायम रखने के लिए आंध्र प्रदेश के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा 240 सांसदों वाली भाजपा जितना देगी, उससे ज्यादा पैसा तो 99 सांसदों वाली कांग्रेस के नेतृत्व में यदि सरकार बन जाए तो जो जितनी कमजोर सरकार होगी वो नायडू को उतना पैसा देगी। ये बात तो नायडू भी समझते हैं। तो सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू के पास दूत भेजने की बात एक ऐसी परिस्थितियों में क्यों सामने आ रही है, जिस परिस्थिति में चिराग पासवान का रुख सबको दिख रहा है कि बिहार में वो एनडीए में कब तक बने रहेंगे। एकनाथ शिंदे के से जुड़े हुए मंत्रालयों पर क्या हो रहा है और उद्धव ठाकरे की पार्टी को कैसे ऑफर दिया जा रहा है, खुद देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, वो खुद आप लोग देख रहे हैं। तो एनडीए की तरफ से एक तरफ शिंदे गुट पर दबाव बढ़ रहा है, शिंदे गुट कभी भी साथ छोड़ दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान की स्थिति डवाडोल है, और 12 सांसदों वाली जो दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी है, नायडू के बाद दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी, बिहार में नवंबर में जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद उस बैसाखी का रुख क्या होगा, उसके बाद नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की राह पकड़ेंगे या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो उस परिस्थिति में यदि नायडू का विकेट सत्ता के पास से गिर जाता तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाता, नवंबर पार करना मुश्किल हो जाता।
कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं ऊपर से नीचे तक, अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, जितनी मुश्किल भरी होती जा रही है मौजूदा भारत की सरकार के लिए, मोदी शाह की जोड़ी के लिए, उसके बारे में क्या ही कहा जाए। अभी कुछ दिनों के बाद, बिहार की ही बात करें तो कुछ दिनों के बाद माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी जाने वाले हैं अमित शाह, और अमित शाह के दौरे के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंच गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, आपसे ज्यादा बड़े धार्मिक हम हैं, ये दिखाने की कोशिशें बिहार में अभी से चल रही है। और उन सब से आगे बढ़ के देखें तो आंध्र प्रदेश में गठबंधन कोई बहुत मजबूत गठबंधन दिख नहीं रहा है, बालू की भीत की तरह खड़ा गठबंधन है। और यदि उसे ही धनखड़ साहब गिराना चाहते थे तो जो भी बात आप सुन लें, जज के महाभियोग वाली बात, यशवंत वर्मा जस्टिस के महाभियोग वाली बात, लोकसभा अध्यक्ष के साथ टकराहट वाली, कथित टकराहट वाली बात, ये जितनी भी चर्चाएं आप सुन ले, ये सब सेकेंडरी बातें हो सकती है, प्राथमिक कतई नहीं हो सकती। क्या फर्क पड़ता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग इस सदन में पहले आया, उस सदन में पहले आया? कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे सरकार की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसी वजह से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर करने जैसा अभूतपूर्व कदम उठा लिया जाएगा? ये बात आसानी से गले उतरती नहीं है। क्या लोकसभा अध्यक्ष के साथ उनके कथित मतभेद थे, इस वजह से उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाएगा? ये बात भी आसानी से गले नहीं उतरती है। जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मतभेद ना हो, जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर कोई दुश्वारियां सामने आने की परिस्थितियां पैदा ना हो, तब तक उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिला देना जैसा कदम सरकार की तरफ से उठा लिया जाएगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये सारी बातें महाभियोग वाली छोड़ दीजिए। ये सारी बातें लोकसभा अध्यक्ष के साथ संसदीय नियमावली और संसद टीवी को लेकर के कि किसे कितनी फुटेज मिलती है, उन सब भूमिकाओं को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन बातों का कोई महत्व उस परिस्थिति में नहीं दिखता, क्योंकि सरकार की सेहत पर उससे असर पड़ता हुआ नजर नहीं आता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को उकसाने की गतिविधियां, कथित गतिविधियां एक ऐसे दौर में की जा रही हो, यदि जिस दौर में एकनाथ शिंदे जिनके 7 सांसद हैं, चिराग पासवान जिनके 5 सांसद हैं, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं, तो 24 सांसदों का समर्थन पहले से कसौटी पर हो। उसके बाद यदि 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू का समर्थन यदि इस रूप में सामने आता है कि वो कभी भी समर्थन वापस लेने की परिस्थितियों के लिए उन्हें कोई कन्विंस करता दिखे, तो मोदी सरकार के पास रास्ता क्या बचता था। लेकिन उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर करना, क्या ये लोकतांत्रिक कदम हो सकता है? चंद्रबाबू नायडू सरकार से आजकल कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में चल रहा है, आप उसे देखकर सोच सकते हैं कि एसआईआर को एक संवैधानिक आयोग करा रहा है और उसकी ऑडिट एक दूसरा संवैधानिक आयोग यानी सीएजी करे। इस तरह का गंभीर सवाल तो इस देश में इंडिया अलायंस या विपक्ष ने भी नहीं उठाया था, राहुल गांधी ने भी नहीं उठाया था, ममता बनर्जी ने भी नहीं उठाया था। जो सवाल चिट्ठी लिख करके अपने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेज करके चंद्रबाबू नायडू ने उठा दिया था। तो नायडू की बदली हुई परिस्थितियों का अंदाजा दिल्ली को तो नहीं था। इंतजार कीजिए, धनखड़ साहब मुंह खोलेंगे, जल्द खोलेंगे, ज्यादा दिनों तक चुप नहीं बैठेंगे, इस बात तो तय है, क्योंकि धनखड़ साहब सदन में ही ज्यादातर समय खुद ही बोलते नजर आते थे। तो अब वो चुप बैठ जाएंगे, ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। इंतजार कीजिए, वो बोलेंगे और बहुत सारी परतें अभी और खुलनी बाकी है, और उसके बाद सरकार रहेगी या जाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। इतना तय दिख रहा है कि नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का सर्वाइवल उस परिस्थिति में मुश्किल दिखता है जहां एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू अपने लिए नए विकल्प तलाशते नजर आ सकते हैं, नीतीश कुमार अपने लिए सुटेबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ढूंढते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे भी उन पर बहुत सारे सवाल तब से उठ रहे हैं, पूरे देश में उन्हें इस बात के लिए राजनीतिक तौर पर विलेन माना जा रहा है कि उनकी वजह से ही मोदी सरकार आ गई। और एकनाथ शिंदे की पार्टी कब टाटा बाय बाय कह दे, ये कोई नहीं जानता। ये आज की मोदी सरकार की 3 बैसाखियों की स्थिति है, और उसमें एक बैसाखी को यदि कथित तौर पर जगदीप धनखड़ उकसा रहे थे, तो मोदी सरकार के लिए आनन फानन में जो आज से 5 दिनों पहले ऑपरेशन चला, पॉलिटिकल ऑपरेशन धनखड़,
वो ऑपरेशन धनखड़ दरअसल खत्म नहीं हुआ, उस ऑपरेशन धनखड़ की मियाद थोड़ी और बढ़ जरूर गई है, वरना अभी तक उपराष्ट्रपति के पद पर और सदन के संचालन के तौर पर आप धनखड़ साहब को ही देख रहे थे। आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी सरकार के लिए परिस्थितियां अब रेड कारपेट जैसी नहीं है, बल्कि और ज्यादा दुश्वारियों से भरी होने वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।